हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पर में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का ये जो सोशियोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है समाज शास्त्र एवं समाज। जो ये इस वीडियो का जो है ना। अब मैंने सोशियोलॉजी की सीरीज चालू करी है, तो आपको प्रॉपरली सोशियोलॉजी की वीडियो भी इसी चैनल पे मिलने वाली है। तो चलो करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बता दूं, तो देखो, बहुत सारे समाज शास्त्री का मतलब क्या होता है, जो समाज का अध्ययन करते हैं। तो समाज शास्त्रियों के अनुसार समाज के जो लोगों में कई प्रकार के संबंध होते हैं, है ना, जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यानी समाज में लोगों का कोई ना कोई एक दूसरे से संबंध होता है, और वह समाज है। वही क्या है? समाज है। और ये संबंध क्या होता है? आमूर्त होता है। आमूर्त का मतलब क्या है ना, इसे केवल हम सोच सकते हैं, छू नहीं सकते हम लोग, ठीक है ना। तो ये होता है समाज। अगर बात की जाए आखिर समाज की विशेषताएं क्या होती है, तो देखो बच्चों, क्या क्या विशेषताएं होती है। पहला, समाज क्या होता है? आमूर्त होता है। यानी समाज का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, आकार, है ना। दूसरा, समाज में समानताएं भी देखी जाती है और विषमताएं भी देखी जाती है, यानी विभिन्नताएं भी देखी जाती है। इसके साथ साथ समाज में क्या होता है बच्चों, जो समाज होता है ना, वो क्या होता है? पारस्परिक सहयोग और संघर्ष होता है। यानी समाज में लोग आपस में एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं, और कई बार तो झोटा झाटी भी हो जाती है, अर्थात लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। इसके साथ साथ आश्रित रहने का नियम है समाज। यानी समाज में जो लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। आज आप हैं, हम हैं, मैं हूं, हम लोग किस पे है? अगर मैं वीडियो किसके लिए बना रहा हूँ? आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए मैं आश्रित हूँ और आप मेरे लिए आश्रित हो, है ना। इसके साथ साथ समाज जो होता है वो हमेशा परिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशील का मतलब क्या होता है? समाज स्थायी नहीं होता, समाज हमेशा बदलता रहता है। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को आप यादिए, समाज की क्या होती है? मुख्य विशेषता होती है। अब बात करते हैं आखिर व्यक्ति का और समाज का आपस में क्या संबंध होता है। तो देखो बच्चों, जो भी काम करता है, जो भी क्रियाकलाप करता है ना, समाज से उसका संबंध होता है। समाज पर ही क्या होता है? उसका अस्तित्व निर्भर करता है, और उसका विकास निर्भर करता है किसका? उस व्यक्ति का समाज पर। यानी एक व्यक्ति जो है, उसका विकास किस पर निर्भर करेगा? समाज पर। अगर वो अच्छे समाज से, शिक्षित परिवार से आएगा या शिक्षित समाज से आएगा, तो कॉमन सी बात है, उसका विकास बहुत तीव्र होगा। अगर वहीं ऐसे समाज से वो आता है जहाँ गाली गलौज होती है या बहुत सारे अनुचित कार्य होते हैं, तो उसका जो व्यक्तित्व होगा ना, व्यक्ति का, वो भी उसी प्रकार का होगा। मानव शरीर को सामाजिक विषमताएं, विशेषताओं या गुणों से व्यक्तित्व प्रदान करना समाज का ही क्या होता है? काम होता है। तो ये समाज और मानव के बीच क्या होता है? संबंध होता है। इसके साथ साथ व्यक्तियों के बिना सामाजिक संबंधों की हम व्यवस्था नहीं कर सकते। अरे व्यक्ति नहीं होंगे, लोग ही नहीं होंगे, तो क्या हम किसी समाज की कल्पना कर पाएंगे? हम बिल्कुल भी किसी समाज की कल्पना नहीं कर पाएंगे, है ना। अब बात करते हैं मानव समाज और पशु समाज में क्या डिफरेंस होता है ना। जैसे कि आजकल आपने एक बात तो देखी होगी, अगर किसी व्यक्ति को हम कहते तू जानवर है, तो किस तरीके से बुरा मान जाता है। और ऐसे ही अगर हम कह देते हैं कि भाई तू तो शेर की तरह है, तो वो अपने आप को मतलब अलग ही वे में समझने लग जाता है। तो यही एक मनुष्य का नेचर है। चलो देखते हैं। देखो, मानव समाज के बारे में अगर बात की जाए, तो पहला, जो मानव समाज की पहली विशेषता क्या होती है? उसके पास बोलने के लिए भाषा होती है, सोचने समझने की उसके पास पूरी तरीके की शक्ति होती है। पशुओं में ऐसा होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता। इसके साथ साथ मानव समाज में क्या होता है? अपनी खुद की एक अलग क्या होती है? संस्कृति होती है। अपना खुद का क्या होता है? कल्चर होता है। इसके साथ साथ स्वयं को वो क्या कर सकता है? व्यक्त करने के लिए उसके पास खुद की क्या होती है? भाषा होती है, जो समाज होता है, और उनका प्रयोग कर सकता है। इसके साथ साथ भविष्य में जो चिंता करता है ना, उसके लिए वो क्या करता है? योजनाएं बनाता है। यानी समाज जो है, मानव समाज में क्या करता है? जो मनुष्य है, वो भविष्य के लिए क्या करता है? योजनाएं बनाता है, चाहे कि अपने और समाज के लिए क्या कर सके? बेहतर कार्य कर सके। अब बात करते हैं एक पशु समाज कैसा होता है। देखो, पशु समाज में क्या होता है? बोलने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए ऐसी शक्ति पशुओं में नहीं होती है। क्या कभी देखा है पशुओं को भी योजनाएं बनाते हुए? है ना। तो ऐसा नहीं होता उन लोगों में।
दूसरा, इनके पास कोई भी संस्कृति नहीं होती, यानी पशुओं में किसी प्रकार की संस्कृति नहीं होती है। तीसरा जो है, स्वयं को व्यक्त करने के लिए उनके पास कोई भाषा नहीं होती है। क्या वो हमें अपने बारे में बता सकते हैं? नहीं बता सकते, कि उनकी कोई भाषा नहीं है। इसके साथ-साथ वो जो पशु है वो वर्तमान में जीता है, भविष्य में नहीं जीता। जैसे हम लोग हैं, है ना? आने वाले 10 सालों का पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन पशु नहीं होता। पशु, या जैसे कुत्ते को ले लो, वो सिर्फ़ ये चाहता है बस आज का खाना मिल जाए भाई, कल का तो कल देख लेंगे। तो इस तरीके का होता है। अब बात करते हैं समाज शास्त्र क्या होता है। देखो, समाज में व्यक्तियों का जो संबंध होता है वो भी क्रमबद्ध, क्रमबद्ध मतलब क्या होता है? सीक्वेंस, है ना? तरीके से, सिलसिलेवार। यानी समाज में व्यक्ति व्यवस्थित जो और क्रमबद्ध तरीके से क्या करना जाता है, जो समाज का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? समाज शास्त्र कहते हैं, ठीक है ना? या समाज विज्ञान कहते हैं। समाज शास्त्र के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है समविष्ट समाज शास्त्र और एक होता है विशिष्ट समाज शास्त्र। देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो, समविष्ट समाज शास्त्र क्या होता है? इसमें जो समूह होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, संगठन होते हैं, सामाजिक व्यवस्थाओं का इसमें क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है कि समाज में किस तरीके से नियम बनाए गए हैं, किस तरीके से संगठन बनाए गए हैं, किस तरीके से समूह बनाए गए हैं। विशिष्ट समाज शास्त्र में क्या होता है? इसमें आमने-सामने क्या होता है? अंतरक्रिया होती है और मनुष्य के व्यवहार का इसमें क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है कि आखिर मनुष्य जो है वो किस प्रकार का व्यवहार करता है, अपने से, समाज से या अन्य व्यक्तियों से किस प्रकार का व्यवहार करता है ना? अब बात करते हैं समाज शास्त्र की आखिर उत्पत्ति कैसे हुई, इसका किस तरीके से ओरिजिन हुआ। देखो बच्चों, समाज शास्त्र का जो जन्म हुआ था, या आप बोल सकते हो उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में हुई थी, ठीक है? और ये क्या हुआ था? समूह के क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, ठीक है ना? और समस्याओं को सुलझाया जा सकता है किससे? समाज शास्त्र से। हम क्या कर सकते हैं? समाज की, है ना, या खुद की हम समस्याओं को सुलझा सकते हैं। इन्हीं प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है? समाज शास्त्र की उत्पत्ति हुई है। समाज शास्त्र के जो जनक थे, देखो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस के एक विचारक थे जिनका नाम था ऑगस्ट काम्ट, है ना? इन्हें क्या कहा जाता है? समाज शास्त्र का सामाजिक भौतिक रखा गया है। और 1838 में इन्होंने क्या किया था? इसको बदलकर समाज शास्त्र रखा गया था। मतलब पहले समाज शास्त्र को क्या कहा जाता था? सामाजिक भौतिकी कहा गया था। लेकिन क्या हुआ था? 1838 में इसका नाम बदलकर समाज शास्त्र रखा गया था। इस कारण से कांट को समाजशास्त्र का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता है। भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसी हुई भाई? किस तरीके से ओरिजिन हुआ? देखो, भारत में समाजशास्त्र के उद्भव का विकास का काफी पुराना इतिहास है। और भारत में समाजशास्त्र का जो विभाग है वो 1919 में मुंबई में, या मुंबई विश्वविद्यालय में शुरू किया गया था, है ना? और अगर इनिशियली बोला जाए, यानी औपचारिक रूप से इसका अध्ययन किया गया था उस टाइम पे, ठीक है? बात करते हैं भारत में समाजशास्त्र की अध्ययन की जरूरत क्यों है? आखिर क्यों पढ़ना चाहिए हमें समाजशास्त्र? तो क्या होता है बच्चों, देखो भारत में बहुत सारे क्षेत्रवाद हैं, भाषावाद है। भाषावाद का मतलब बहुत सारी भाषा के लोग रहते हैं, बहुत सारे क्षेत्रवाद के लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्म हैं, जातियाँ हैं, है ना? और इन समस्याओं को व्यवस्थित ढंग से अगर हमें सुलझाना है, तो हमें सामाजिक शास्त्र या समाज शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। आपने देखा होगा भारत में बहुत सारे कई प्रकार के भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, समाज के आधार पे लड़ाइयाँ होती रहती हैं। इसी कारण भारत में विभिन्न समस्याओं को समाधान हेतु समाजशास्त्र का अध्ययन बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो जाता है। दूसरे समाजों के साथ तुलनात्मक अगर की जाए, तो तुलना की जाए तो सामाजिक गतिशीलता के बारे में पता चलता है कि किस तरीके से समाज बदला है, पुराना समाज कैसा था और वर्तमान का समाज कैसा है। अब बात करते हैं सरल समाज एवं जटिल समाज। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? देखो, भारत स्वयं परंपरा और आधुनिकता का, गांव और शहर का, जाति और जनजाति का, वर्ग और समुदाय का एक काफी जटिल मिश्रण है। 19वीं शताब्दी में समाजों का वर्गीकरण किया गया है, यानी 19वीं शताब्दी में समाजों का वर्गीकरण किया गया था। तो आपको दिख जाएगा भारत में आधुनिकता भी है, प्राचीनता भी है। भारत में शहर है तो गांव है, जाति है तो जनजाति है, वर्ग है तो समुदाय है ना? चलो, इसके साथ साथ आधुनिक काल से पहले के समाजों के प्रकार, जैसे कि आधुनिक काल से पहले यानी प्राचीन जो समाज था वो किसमें था? शिकारी था, टोलियों में यानी ग्रुप्स में बटा हुआ था, संग्रह करता था। संग्रह करता का मतलब होता है आसपास से फल मूल ये सब एकत्र करता था। चरवाहे और कृषक
या कृषक और गैर औद्योगिक सभ्यताएं थी। ठीक है, यानी सरल समाज आधुनिक समाजों प्रकार जैसा औद्योगिक समाज था। मतलब प्राचीन समाज तो आपको सरल चलेगी, वर्तमान समाज थोड़ा सा आपको जटिल देखने को मिल जाएगा। तो ये था बच्चों इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है समाज शास्त्र एवं समाज। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट होने वाला है। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लेना। और अगर लिंक ना मिले तो यार थोड़ा बहुत मेहनत करके चैनल पे बचा चले जाओ, है ना, चैनल के पास चले जाओ। कई बार प्यास हमें लगती है ना, तो हमें कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं हमारे पास कभी नहीं आता। तो चलो शुरू करते हैं, इस वीडियो का सेकंड पार्ट है ये। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आखिर समाज शास्त्र और मनोविज्ञान दोनों में डिफरेंस क्या होता है। यानी सोशोलॉजी और आपका जो मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता, देख लेना एक बार इंग्लिश में क्या होता है। चलो समाज शास्त्र के बारे में बात की जाए, देखो समाज शास्त्र में हम मानव के व्यवहार और सीखने से संबंधित क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। यानी मानव जो है वो समाज में किस प्रकार का व्यवहार करता है, इसके बारे में अध्ययन हम समाज शास्त्र में करते हैं। वहीं मनोविज्ञान में हम क्या करते हैं, मानव के मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं कि वो क्या सोचता है ना, साइकोलॉजी टाइप से, साइकोलॉजी कहते हैं इसे। इसके साथ साथ समाज शास्त्र क्या होता है, एक बड़े समूह या समाज का साथ क्या होता है, सौदा करता है। यानी समाज शास्त्र में क्या होता है, एक बड़े बड़े समाज का अध्ययन किया जाता है। और मनोविज्ञान व्यक्तियों के छोटे समूहों से संबंधित होता है, लोगों के ग्रुप से संबंधित होता है। समाज शास्त्र एक ऐसा अवलोकन यानी एनालिसिस है या प्रक्रिया के रूप में किया जाता है। मतलब समाज शास्त्र का क्या होता है, अवलोकन किया जाता है, उसे समझा जाता है। मनोविज्ञान को क्या कहते हैं, प्रयोगात्मक प्रक्रिया के रूप में समझा जाता है। प्रयोगात्मक मतलब रिसर्च किया जाता है, पता किया जाता है कि आखिर मानव किस सिचुएशन में क्या सोचता है। इसके साथ साथ समाज शास्त्र लोगों के संपर्क से संबंधित होता है, यानी लोग किस तरीके से अन्य लोगों के साथ अपना संबंध बनाते हैं। मनोविज्ञान क्या होता है, मानव के भावनात्मक यानी भावनाओं से संबंधित होता है, उसकी फीलिंग से संबंधित होता है। समाज शास्त्र क्या होता है, लोगों के संपर्क से संबंधित होता है, यानी लोगों का अन्य लोगों के साथ किस प्रकार संपर्क होता है ना। जैसे मैं हूं, आप लोगों के साथ किस तरीके से जुड़ पाया हूं, यूट्यूब के थ्रू, है ना। मनोविज्ञान क्या करता है, अध्ययन में ये माना जाता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ समाज शास्त्र में ये भी एक व्यक्ति तो कार्य नहीं है। समाज शास्त्र मानता है एक व्यक्ति का कार्य उसके आसपास के समूहों को किस तरीके से प्रभावित करता है। यानी अगर मैं शिक्षित होऊंगा तो कॉमन सी बात है, कहीं ना कहीं मेरा समाज भी क्या होगा बच्चों, शिक्षित होगा, है ना। तो ये प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ मनोविज्ञान अध्ययन में यह माना जाता है कि व्यक्ति सभी गतिविधियों के लिए अकेला जिम्मेदार है। यानी अगर व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो उसके लिए वो पूरी तरीके से खुद जिम्मेदार है, समाज नहीं है। तो ये दोनों डिफरेंस होता है बच्चों किसके अंदर बच्चों, यानी आपका समाजशास्त्र और मनोविज्ञान दोनों में, जिसे साइकोलॉजी भी कहते हैं। अब दूसरा बात करते हैं, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में क्या डिफरेंस है। तो देखो मैंने अभी बताया, समाजशास्त्र एक सामान्य प्रक्रिया है या सामान्य विज्ञान है। वहीं अर्थशास्त्र क्या है, एक विशेष विज्ञान है ना। हमें थोड़ा सा बहुत ज्यादा डीप उसके बारे में समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है। समाजशास्त्र सभी प्रकार के रिश्तों का अध्ययन किया जाता है समाजशास्त्र में। वहीं अर्थशास्त्र में केवल उन संबंधों का अध्ययन किया जाता है जो चरित्र से संबंधित हो, जो पैसों से संबंधित हो। समाजशास्त्र प्रकृति में सार और कम सटीक होता है, मतलब इसका पूरी तरीके से एनालाइज नहीं किया जा सकता। अर्थशास्त्र क्या होता है, प्रकृति में ठोस होता है और अधिक सटीक होता है। यानी अर्थशास्त्र से हम प्रकृति के बारे में काफी जान सकते हैं। इसके साथ साथ समाजशास्त्र में सामाजिक चर मापने बहुत मुश्किल होता है, यानी समाज के बारे में जानना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वहीं अर्थशास्त्र में आर्थिक चर जो है ना, उसके बारे में हम सटीक रूप से मापा जा सकता है और इसे मात्रा में किया जाता है। ठीक है, तीसरा आता है, अगर हम बात करें तो तीसरा आता है समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, चलो देख लेते हैं। देखो बच्चों,
समाजशास्त्र समाज का विज्ञान अभी मैंने आपको बताया। वहीं राजनीति विज्ञान क्या है, राज्य और सरकार का विज्ञान है। इसमें राजनीति के बारे में बताएंगे, राज्य और सरकार का विज्ञान है। दूसरा, समाजशास्त्र दोनों असंगठित समाजों का अध्ययन होता है ना, यानी सार्वजनिक और निजी दोनों का अध्ययन होता है। वहीं राजनीति विज्ञान केवल क्या होता है, राजनीतिक रूप से संगठित समाजों का अध्ययन होता है। संगठित समाज क्या होते हैं, इसमें सरकारी अफसर जो होते हैं ना, जो कर्मचारी, उन लोगों का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र का एक व्यापक दायरा होता है, बहुत बड़ा क्या होता है, दायरा होता है। वहीं राजनीतिक विज्ञान का एक संकीर्ण क्षेत्र होता है। संकीर्ण मतलब क्या होता है, छोटा क्षेत्र है ना। अध्ययन समाजशास्त्र मूल रूप से व्यक्ति का समाज में पशु के रूप में देखा जाता है, यानी समाज शास्त्र में क्या होता है, व्यक्ति को समाज में एक पशु के साथ देखा है, पशु के रूप में देखा जाता है। वहीं राजनीति विज्ञान में एक राजनीतिक पशु के रूप में मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। समाज शास्त्र के लिए दृष्टिकोण क्या होता है, सामाजिक होना चाहिए। वहीं यहाँ क्या होता है, राजनीति विज्ञान में क्या होता है, व्यक्ति का जो सोच है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। समाज शास्त्र एक सामान्य सामाजिक विज्ञान है, इसलिए ये सामान्य तरीका के अलावा अपने स्वयं के तरीकों का पालन करता है। वहीं राजनीति विज्ञान एक विशेष सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि ये मानव संबंधों के ऊपर केंद्रित होता है, उसके चरित्र का क्या करता है, इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ अब आता है एक और टॉपिक है, समाजशास्त्र और इतिहास। अब भाई इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो देखो बच्चों, समाजशास्त्र वर्तमान में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, यानी वर्तमान में क्या घटनाएं हुई हैं। वहीं इतिहास में क्या होता है कि जो पुरानी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र क्या होता है, विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक विज्ञान है, मतलब इसके अंदर काफी ज्यादा एक्सप्लेन किया जाता है। वहीं इतिहास क्या होता है, वर्णनात्मक होता है, इसका वर्णन किया जाता है। समाजशास्त्र क्या होता है, एक सामान्य विज्ञान है। वहीं इतिहास क्या है, एक विशिष्ट विज्ञान है, विशिष्ट मतलब काफी महत्वपूर्ण विज्ञान है। समाजशास्त्र की जो प्रश्नावली है, सर्वेक्षण है, साक्षात्कार मतलब बात करते हैं कि विधियों का उपयोग किया जाता है। वहीं इतिहास क्या होता है, अज्ञात के बारे में जानने का एक तरीका है, जिसके बारे में हम नहीं जानते उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे उसका समय हो गया, सिक्के हो गए, है ना, इन सब चीजों का जानते किसमें, इतिहास में है। समाजशास्त्र द्वारा सामान्यकृत तथ्यों के लिए परीक्षण या दोबारा हम क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। वहीं इतिहास में उल्लेखित घटनाओं के लिए परीक्षण और पुनः परीक्षण संभव नहीं होता, हम दोबारा से परीक्षण नहीं कर सकते इतिहास का। समाजशास्त्र का जो क्षेत्र होता है काफी बड़ा होता है, वहीं इतिहास का जो क्षेत्र होता है काफी संकुचित होता है या छोटा होता है। समाजशास्त्र एक युवा विज्ञान है। युवा विज्ञान का मतलब क्या है, अभी अभी इसका अध्ययन करना शुरू किया गया है। लेकिन इतिहास क्या है, सबसे पुराना है, यानी पुराने टाइम के बारे में हम अध्ययन करते कि नहीं करते, ऐसा होता है। चलो अब बात करते हैं पूंजीवाद। अब पूंजीवाद का मतलब क्या होता है, यानी आप सभी को पता है, बाजार जो होते हैं वो विनिमय के आधार पर आर्थिक उद्यम की एक प्रणाली है। विनिमय मतलब क्या होता है, खरीदना बेचना। तो जहां तक खरीदना बेचने की क्रिया कहाँ हो गई, हमारे बाजार में ही तो हो गई, है ना। पूंजी किसी भी हम परिसंपत्ति को दर्शाता है, यानी अगर आप बड़ी सी कार ले रहे हैं तो आपको क्या दिखाएगा, वो पैसा को दर्शाएगा, जिसमें आपको पैसा, संपत्ति, मशीन, ये सारी चीजें शामिल होती है, जिसका उपयोग बिक्री के लिए, वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए या प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है। और इन सबको हम क्या करते हैं, बाजार में जाकर निवेश कर देते हैं। तो निवेश जब मैंने किया तो निवेश के लिए मैंने किसका यूज किया, पैसे का यूज किया, है कि नहीं है। नहीं, बात करते हैं जातीयता। अब जातीयता का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों, जातीयता एक साझा सांस्कृतिक विरासत है जो हमें मिली है। जाति तो हमें विरासत के तौर पे मिली है, सभी को पता है। विभिन्न जातीय समूहों को अलग अलग करने की वाली विशेषता, जैसे कि वंश हो सकता है, इतिहास की भावना हो सकती है, भाषा हो सकती है, धर्म हो सकता है, पोशाक हो सकती है। इस रूप में क्या किया गया है, जाति को बांटा गया है। जैसे आपने देख रहे होगे कि जैसे अगर हम बात करें कि आप देखो, जंगलों में रहने वाले लोगों की वेशभूषा अलग होती है, दक्षिण में रहने वाले लोगों की वेशभूषा अलग होती है, नीची जाति के लोगों की बातचीत करने की चीजें अलग होती है। तो ये कहीं ना कहीं जातीयता को दर्शाता है ना। एक होता है उपनिवेशवाद। अब उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है, ये किसी अन्य देश की पूर्ण या आंशिक राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त करने के, इससे बचने वाले लोगों के कब्जा करने और आर्थिक रूप से इसका शोषण करके नीति या अभ्यास को संदर्भित करता है। देखो बच्चों, आसान शब्दों में बता देता हूँ। उपनिवेशवाद का अर्थ होता है कि किसी ताकतवर देश द्वारा किसी अन्य कमजोर देश को
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पर अपना वर्चस्व स्थापित करना ही क्या कहलाता है? उपनिवेशवाद कहलाता है। आप यही लिख देना डेफिनेशन, ठीक है। अब बात करते हैं कारखाना उत्पादन क्या होता है। कारखाना उत्पादन क्या होता है? एक कारखाना, कारखाना मतलब फैक्ट्री, एक कारखाना उत्पादन या विनिर्माण संयंत्र एक औद्योगिक स्थल है। औद्योगिक स्थल का मतलब क्या है? एक ऐसी फैक्ट्री है जहां विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जिसमें आमतौर पर भवनों, मशीनों और बहुत ज्यादा अधिक जटिल होती है, जिसमें कई इमारतें होती हैं। यहाँ श्रमिक सामान का कार्य निर्माण करते हैं। कहाँ? कारखानों में अलग अलग वस्तुओं को बनाते हैं और मशीनों को एक उत्पादन से दूसरे उत्पादन में क्या किया जाता है? बदला जाता है। जैसे कि चीनी मिल देख लो, तो चीनी मिल में क्या होता है? गन्ने को चीनी में बदला जाता है ना। आटे मिल देख लो, आटा मिल में क्या होता है कि गेहूं को आटे में बदला जाता है। तो इस तरीके से कारखाना उत्पादन होता है। तो ये था इस वीडियो का अंतिम पार्ट बच्चों। सारे के सारे टॉपिक्स मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अगर किसी टॉपिक में आपको डाउट होता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सारे कमेंट्स का जवाब दूंगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों आज हम क्लास 11 का सोशियोलॉजी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है समाज शास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका प्रयोग, ये आइए वीडियो को शुरू करते हैं हम। तो पहला बात करते हैं बच्चों, आखिर सामाजिक समूहों का मतलब क्या होता है। पहले समझ लो बच्चों, समूह का मतलब क्या होता है? जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति जो होते हैं ना, आपस में बात करते हैं, इकट्ठा होते हैं, है ना, सुख दुख की बातें करते हैं, वो एक तरह से समूह होता है। सामाजिक समूह का मतलब क्या होता है? सामाजिक समूह से हमारा अभिप्राय ऐसे समूह से होता है जो क्या होते हैं? व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से होता है जो बच्चों आपस में एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध रखते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, उन्हें हम सामाजिक समूह कहते हैं। अब बात करते हैं आखिर सामाजिक समूहों की विशेषताएं क्या होती हैं। तो पहला तो याद रखिएगा बच्चों, इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हमेशा होते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या है? इसमें जो व्यक्ति होते हैं सामान्य या तो उनका स्वार्थ होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है, इस समाज के प्रति या लोगों के प्रति वो किस तरीके से दृष्टिकोण रखते हैं उनके बारे में होता है। और सामाजिक समूह की विशेषता क्या होती है बच्चों? ये अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों संबंधों से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। जैसे जो हमारे रिश्तेदार होते हैं ना, ठीक है, तो वो भी एक सामाजिक समूह का ही तो पार्ट है, ठीक है। परिवार के सदस्य है ना, तो परिवार के सदस्य हम प्रत्यक्ष रूप से जुड़े पड़े हैं और अन्य समाजों से हम अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े पड़े हैं ना। समूह में क्या होता है बच्चों? कार्यों का विभाजन होता है, यानी हर व्यक्ति के अलग अलग व्यवसाय होते हैं, अलग अलग काम होता है, एक जैसा काम नहीं होता। अब बात करते हैं, एक सामाजिक समूह होता है, एक अर्ध सामाजिक समूह होता है, दोनों में अंतर क्या होता है? अगर बात करें सामाजिक समूह के सदस्यों में क्या होता है बच्चों? आपसी संबंध पाए जाते हैं, है ना। जैसे सामाजिक समूह में क्या होता है? व्यक्तियों में एकता नहीं होती, समूह ही के सदस्य क्या करते हैं? आपस में समूह संबंध क्या होते बना लेते हैं। जैसे अपने कई बार समाजों में हम चाची कह लेते हैं किसी को, होता है नहीं होता, ठीक है, ये चाचा कह लेते हैं, लेकिन उनका हमारा कोई संबंध नहीं होता, लेकिन कहने के लिए ऐसे कहते हैं ना, तो ये वो भी सामाजिक समूह का ही क्या होता है बच्चों? पार्ट होता है। और इसके साथ सामाजिक समूह में हम की भावना पाई जाती है। हम की भावना का मतलब क्या होता है कि यानी हम सभी ने क्या किया? इस समाज का निर्माण किया है। एक इसी कारण व्यक्ति आपस में क्या होते हैं? दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है ना। और सामाजिक समूह में क्या होता है? हम की भावना के साथ साथ अगर कोई दुखी है, ठीक है ना, तो उनके प्रति लोगों की क्या होता है? हमदर्दी होती है, प्यार होता है ना। इसके साथ एक होता है मतलब अर्ध समूह। अब अर्ध समूह का मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है? समायोजन या समुच्चय होता है, जिसमें क्या होता है? संरचना और संगठन की कमी होती है, ठीक है। समुच्चय में क्या होता है बच्चे? सिर्फ लोगों का जमावड़ा होता है, लोग आपस में आके मिल तो जाते हैं लोग, लेकिन वो किसी एक ही समय के लिए मिलते हैं या एक स्थान पर एक ही समय के लिए इकट्ठा होते हैं, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता, है ना। जैसे कभी हम रेलवे स्टेशन पे जाते हो, तो आप लोग जब रेलवे पे जाते हो या किसी जनरल बोगी में हम बैठते हैं, तो आपने देखा हो बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं, हम रैंडमली बात करने लग जाते हैं उनसे, लेकिन कोई उनसे संबंध थोड़ी ना, ना हमारे रिश्तेदार है, ना हमारे आस पड़ोस में रहते हैं, लेकिन कैसे भी हमारा संबंध बन जाता है। जैसे बस स्टॉप पे भी आपने देखा होगा इसी प्रकार के संबंध बन जाते हैं। तो ये हमारा एक अर्ध समूह कहलाता है। अब बात करते हैं सामाजिक समूह के प्रकार। तो बच्चों एक अर्थशास्त्री है जिनका नाम है चार्ल्स फूले। उन्होंने क्या किया है? 5 प्रकार दिए हैं। जैसे प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, दूसरा आता है बच्चों अंतर समूह और बाहरी समूह, तीसरा आता है संदर्भ समूह, चौथा आता है समवयस्क समूह, पांचवा आता है समुदाय और समाज समूह। इस प्रकार से 5 प्रकार के सामाजिक समूहों का वर्णन किया है चार्ल्स फूले।
अब बात करते हैं प्राथमिक समूह की विशेषता। तो बच्चों देखो, प्राथमिक समूहों में क्या होता है, ये सबसे हमारा निकटता वाला क्षेत्र होता है ना, निकटता, इसमें पूर्णता और निकटता पाई जाती है। ठीक है, व्यक्ति छोटा और इसके साथ समूह जो छोटा होता है। ठीक है, जैसे परिवार के सदस्य होगा, हमारे आसपास जो भाई बहन होते हैं ना, ठीक है, जो सगे भाई बहन होते हैं या हमारे परिवार के सदस्य होते हैं, वो प्राथमिक समूह के ही हिस्से होते हैं। या कई बच्चे होते हैं तो बच्चों का जो खेल का समूह होता है या दोस्तों का जो ग्रुप होता है वो भी प्राथमिक समूह में आता है। स्थायी पड़ोसी होते हैं जो हमारे आसपास में जो रहते हैं लोग, स्थायी रूप से उनका घर होता है तो स्थायी पड़ोसी। तो ये सारे के सारे स्थायी समूह के ही क्या होते हैं बच्चों, अंग होते हैं। अब प्राथमिक समूह की विशेषता क्या होती है, तो बच्चे समूह की लघुता होती है। लघुता का मतलब है जो समूह होता है काफी छोटा होता है। कई बार तो इसमें रक्त संबंध भी देखे जाते हैं, ब्लड रिलेशनशिप के जो भाई बहन नहीं होते, ऐसे लोग भी इसमें शामिल होते हैं। संबंधों में निरंतरता और स्थिरता पाई जाती है, यानी कभी ना कभी एक दूसरे की हमें जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ एक जैसा उद्देश्य होता है हम लोगों का, यानी प्राथमिक समूह में क्या होता है, सदस्यों का एक जैसा उद्देश्य या उत्तरदायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, सम उद्देश्य होता है ना। तो इस तरीके का क्या होता है बच्चों, सामाजिक समूह होता है। अब बात करते हैं द्वितीयक समूह में। तो इसका अपोजिट करें तो द्वितीयक समूह में क्या होता है बच्चों, इसमें घनिष्ठता की कमी होती है। मतलब ये आपस में इतनी मित्रता से इस तरीके से नहीं जुड़े होते। ठीक है, उदाहरण के लिए विभिन्न राजनीतिक दल, जैसे द्वितीयक समूह के मुख्य हिस्से क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। हम जुड़े तो होते हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं, है ना। आर्थिक महासंघ हो गया, ठीक है, एनजीओ हो गए, ये हमारे द्वितीयक समूह के अंतर्गत आते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है बच्चों, द्वितीयक समूह का जो आकार होता है ना बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है ना। और द्वितीयक समूह में जो लोग शामिल होते हैं स्वार्थी होते हैं, मतलब किसी न किसी उद्देश्य के लिए या अपने स्वार्थ के लिए क्या करते हैं, पूर्ति के लिए इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, और ये अप्रत्यक्ष संबंध होते हैं। हम जानते नहीं, जब जरूरत पड़ती है तभी उनके पास जाते हैं, या उन्हें जब जरूरत होती है तभी वो हमारे पास आते हैं। और इसके अंदर जो उत्तरदायित्व होते हैं ना बच्चों, सीमित होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है ना। अब आते हैं, एक होता है अंतर समूह और एक होता है बाह्य समूह। अंतर समूह की विशेषता की बात करते हैं तो बच्चों इसमें हम की भावना पाई जाती है कि यानी हमने समाज की भलाई के लिए काम किया। हमने समाज की भलाई के लिए काम किया, हमने इन लोगों को मतलब जो गरीबों की सहायता करी, है ना। इस प्रकार से हम की भावना पाई जाती है। संबंधों में निकटता होती है। समूह के बीच क्या होता है बच्चों, त्याग होता है, सहानुभूति होती है एक दूसरे के प्रति। अगर सपोज करो समूह के सदस्यों में क्या हो गया कि अगर कोई व्यक्ति दूसरा दुखी है, ठीक है ना, तो किसी भी तरीके से वो लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ त्याग करके उसकी सहायता करते हैं। सुख दुख के साथ ही होते हैं इसमें। अंतर समूह में क्या होते हैं बच्चों, लोग क्या होते हैं, सुख दुख के साथ ही होते हैं, आंतरिक भावनाएं होती है उन लोगों में। और जो होता है अब होता है बाह्य समूह। अब बाह्य समूह में क्या होता है बच्चों, हम की भावना नहीं होती, मैं की भावना होती है कि भाई सारा चीज मैंने ही किया है, सब कुछ मैंने ही किया है। इसीलिए संबंधों में क्या होती है, इसमें दूरी पाई जाती है। ठीक है ना। इसके साथ साथ त्याग और सहानुभूति तो छोड़ ही दो, सिर्फ दिखावा होता है कि हाँ भाई मैं तेरे लिए हूँ, तुझे कभी भी जरूरत पड़े। जैसे दोस्तों में नहीं होता, अरे भाई मैं हूँ ना, कई लोग दोस्तों में नहीं, कई सारे ऐसे लोग भी होते रहते, भाई मैं तेरी वक्त पड़ने पे मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन जब उसे कॉल करते कॉल उठाना ही बंद कर देता है। होता है ना कि नहीं होता। तो त्याग और सहानुभूति औपचारिक ढोंग होता है ना। सुख दुख का बाहरी रूप होता है, दिखावा करते हैं यहाँ लोग। बाह्य समूह में क्या होता है, लोग दिखावा करते हैं, ऐसा वास्तविक तौर पे होता नहीं है। तो ये है बच्चों इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। मैंने जितना कोशिश करी आप लोगों को इजी वे में समझाने की कोशिश करी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो बच्चों वीडियो को प्लीज लाइक से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों आज हम क्लास 11 का जो सोशियोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है बच्चों समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग। ये बच्चों सोशियोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। तो आइए चैप्टर के बारे में शुरू करते हैं। तो पहला आता है संदर्भ समूह। और संदर्भ समूह का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति या लोगों का कोई समूह जो किसी दूसरे की तरह क्या होता है, दिखने की इच्छा रखता है, दूसरों की तरह दिखने को दर्शाता है कि हाँ मैं इसकी तरह बनना चाहता हूँ, इसकी तरह दिखना चाहता हूँ, तो उसे संदर्भ समूह कहते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है बच्चों, व्यक्ति या समूह जिनके जीवन शैलियों का अनुकरण किया जाता है, यानी दूसरे के जो कोई अन्य व्यक्ति है, ठीक है, जैसे कोई दूसरा व्यक्ति है वो किस तरीके से रहता है, किस तरीके से बोलता है, ठीक है, उसकी शैली जब लोगों को पसंद आ जाती है, उनका दिखने की कोशिश करते हैं, उसी को ही संदर्भ समूह कहते हैं। हम एक संदर्भ समूह से संबंधित नहीं है, उसमें हम की भावना नहीं आती, मैं की भावना आती है, लेकिन हम उस समूह के साथ खुद से पहचानते हैं,
संदर्भ समूह में क्या होता है, जो संस्कृति भी हो सकता है, जीवन शैली भी हो सकती है, आकांक्षाएं भी हो सकती है, लक्ष्य उपलब्धियों के बारे में क्या करता है, जानकारी जुटाता है। ठीक है ना, कि हम दूसरे लोगों का लक्ष्य क्या है, जैसे दूसरे लोगों का लक्ष्य है कि एक अच्छा बेहतर जीवन जीना, ठीक है ना, एक अच्छी सरकारी नौकरी पाना, तो हम वैसा ही बनना चाहते हैं, तो वो संदर्भ समूह का ही एक पार्ट होता है। अब बात करते हैं संदर्भ समूह के बच्चों, दो प्रकार होते हैं, एक होता है औपनिवेशिक और एक होता है समकालीन अवधि के संदर्भ में समूह। औपनिवेशिक काल में होता क्या था बेसिकली बच्चों, अगर बात की जाए औपनिवेशिक काल में, तो औपनिवेशिक काल में होता था कि जो अंग्रेजों के टाइम पे जो लोग होते थे ना, वो अंग्रेजों की तरह दिखना चाहते थे, मतलब उनका दिखावा करना चाहते थे। जो भारतीय लोग होते थे वो अंग्रेजों की जीवन शैली को अपनाना चाहते थे, है ना, किस तरीके से वो रहते हैं, को किस प्रकार के खान पान करते हैं। इसी तरीके से भारत की जो महिलाएं भी होती थी वो भी अंग्रेजों की जो लड़कियां मतलब महिलाएं होती थी उनकी तरह दिखना चाहती थी, उनकी तरह सुंदर दिखना चाहती थी। ठीक है ना, तो ये ही औपनिवेशिक संदर्भ में क्या होता है बच्चों, समूह कहलाता है। ठीक है, दूसरा आता है समकालीन अवधि में संदर्भ समूह। अब समकालीन अवधि में क्या होता है, यानी एक विपणन परिप्रेक्ष्य से संदर्भ समूह ऐसे समूह होते हैं जो व्यक्तियों के लिए उनकी खरीद या खपत निर्णयों में संदर्भ में फ्रेम के रूप में कार्य करते हैं। कहने का मतलब क्या है, कोई आस पड़ोस में हम लोग देखते हैं नॉर्मली कि जो कुछ लोग होते हैं उनके हमें कपड़े काफी अच्छे लगते हैं, हम पूछते हैं ना, यहाँ पे तुमने कपड़े कहाँ से लिए, ठीक है ना, उनके कपड़े हमें बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो हम पूछते हैं कपड़े कहाँ से लिए, उनसे प्रभावित होते कि नहीं होते हैं, और जाके फिर उसी दुकान से हम भी वो कपड़े ले लेते हैं, उसी बाजार से हम जाके वो चीज हम खरीद लेते हैं। तो ये आते हैं समकालीन अवधि के संदर्भ में समूह। कपड़ों को खरीदने, पहनने के लिए, चुनने के लिए, उदाहरण के लिए हम आमतौर पर हमारे आसपास के लोगों जैसे मित्र हो गया, सहकर्मी हो गया, समूह हो गया, सहयोगी हो गया, ठीक है, ये स्टाइलिश के संदर्भ में क्या करते हैं हम लोग, उनसे कुछ ना कुछ चीजें जो हमें अच्छी लगती हैं उन चीजों को हम बाहर जाके क्या करते हैं बच्चों, खरीद लेते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में खेल, संगीत, अभिनय, यहाँ तक कि कॉमेडी सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक विविध श्रेणी की हस्तियां पाई जाती है। संगीत में आप देखो सिंगर्स अलग अलग होते हैं, तो जैसे कोई सिंगिंग कर रहा है तो सिंगिंग उसका काफी अच्छा लग रहा है, अभिनय कर रहा है, ठीक है ना, और कॉमेडी कर रहा है तो हम ज्यादा अच्छा लगता है, हम कहते हैं चलो यार हम भी यही करते हैं। तो यही एक संदर्भ समूह का ही क्या होता है बच्चों, पार्ट होता है। इसके साथ साथ सहकर्मी दबाव किसी साथियों को किए जाने वाले सामाजिक दबाव को संदर्भित करता है, जैसे किसी कार्य को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हमें क्या बताता है, सहकारी जो हमें संदर्भ समूह बताता है। अब आता है समवयस्क समूह। अब समवयस्क समूह का मतलब क्या होता है बच्चों, ये एक प्रकार की प्राथमिक समूह होता है जो सामान्य, ये देखा जाता है समान आयु के जो लोग नहीं होते बच्चों, ठीक है, व्यक्तियों के बीच अथवा समान व्यवसाय के लोगों के बीच बनता है। जो समवयस्क जो समूह होता है बच्चों, समान आयु और समान व्यवसाय के लोगों के बीच बनता है इस प्रकार के समूह का। जैसे छोटे बच्चों का है तो वो समान आयु के बच्चों के साथ ही क्या करते हैं, दोस्ती करते हैं, ठीक है। बड़े लोग होते हैं तो वो नॉर्मली क्या करते हैं, अपने ही जैसे किसी का टीचिंग स्टाइल होता है, ठीक है, टीचिंग व्यवसाय होता है, तो उनके आसपास के जो साथी लोग होते हैं उनका व्यवसाय भी क्या होता है, टीचिंग ही होता है। तो इस तरीके से समवयस्क समूह ये कहलाता है। अब आता है समुदाय तथा समाज, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो समुदाय क्या होता है बच्चों, उन तरह के संबंधों से है जो बहुत आधुनिक और अधिक व्यक्तिक, घनिष्ठ, अव्यक्तिक और चिर स्थायी होते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या बच्चों, जो समुदाय होते हैं ना, समुदाय जो आधुनिक होते हैं, जो वर्तमान में आपको जो समुदाय दिखते हैं, इसमें व्यक्तिक भी होता है और अव्यक्तिक भी होता है। मतलब व्यक्तिक का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसमें हम कुछ लोगों से अपनी पर्सनल बातें कर सकते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें हम अपनी पर्सनल बातें नहीं कर सकते हैं। कुछ स्थायी होते हैं तो कुछ अस्थायी होते हैं संबंध, जिसे हम समुदाय कहते हैं। नेक्स्ट आता है समाज। अब समाज का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ समाज या संघ का तात्पर्य हर समुदाय के विपरीत है। नगरीय जीवन के संबंध में अलग होता है, ठीक है, या अस्थायी होता है। नगरों में क्या होता है, लोगों के समाज क्या होता है, अस्थायी होता है, आज यहाँ तो कल वहाँ। लेकिन गाँव में क्या होता है, समाज क्या होता है, स्थायी होता है, ठीक है ना। वहाँ लोग स्थायी तौर पर एक ही जगह पे रहते हैं, पुरखों की जमीन है, कौन छोड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों सामाजिक स्तरीकरण। अब सामाजिक स्तरीकरण का मतलब क्या होता है, यानी समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के समूह, जैसे ऊंचा नीचा, ठीक है, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ठीक है, यह विभिन्न प्रकार के स्तरों में बांटा जाना ही क्या कहलाता है, सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। जैसे हमारे समाज में होता है ना, अमीर गरीब होता है, छोटा बड़ा होता है, ऊंची जाति का व्यक्ति होता है, नीची जाति का व्यक्ति होता है, तो इसी को हम सामाजिक स्तरीकरण के नाम से जानते हैं। अब सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता क्या होती है, तो बच्चों ये स्तरीकरण क्या होता है, प्राकृतिक सामाजिक है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, स्तरीकरण काफी पुराना है ना, बहुत ज्यादा पुराना है। अब प्रत्येक समाज क्या होता है बच्चों, प्रत्येक समाज में यानी हर समाज में स्तरीकरण जरूर पाया जाता
हर समाज में स्तरीकरण जरूर पाया जाता है, हर समाज में आपको ऊंचा नीचा दिखाएगा, ठीक है ना। स्तरीकरण के विभिन्न रूप होते हैं, जैसे हो सकता है भाई आयु में अलग अलग समानताएं हो, ठीक है ना, वर्ग हो, जाति में क्या हो समानता हो, जैसे होता है ना राजपूत, राठौर, बनिया, महाजन और तुम्हारा चमार, इस तरीके का स्तरीकरण समाज में दिखाई देता है। स्तरीकरण से क्या होता है बच्चों, जीवन शैली में भी क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है ना। ऊंची जाति के जो लोग होते हैं उनकी जीवन शैली अलग होती है, उच्च स्तरीय होती है। नीचे निम्न जाति के जो लोगों की जीवन शैली होती है वो निम्न प्रकार की होती है। कई जगह तो देखा होगा आपने भोजन की भी काफ़ी ज़्यादा कमी होती है, लेकिन ऊंची जाति में ऐसा नहीं होता। तो इस तरीके का सामाजिक स्तरीकरण होता है। अब बात करते हैं जाति के आधार पर स्तरीकरण किस प्रकार से होता है। तो जाति व्यवस्था के स्तरीकरण में ब्राह्मणों ने सब अपना ऊंचा स्थान रखा है। यानी आपने वर्ण व्यवस्था के बारे में सुना होगा, या नहीं सुना होगा तो आप 12th क्लास में भी हिस्ट्री में आप पढ़ोगे। तो ब्राह्मणों ने क्या किया था, वर्ण व्यवस्था बनाई थी, ठीक है, जिसमें ब्राह्मणों ने अपना स्थान ऊंचा रखा। पहले ब्राह्मण आते हैं, फिर क्षत्रिय आते हैं, फिर वैश्य आते हैं, फिर शूद्र आते हैं, ठीक है। ब्राह्मण ने अपना स्थान रखा और शूद्रों को उससे नीचे रखा। क्षत्रिय, जैसे ब्राह्मणों में बच्चों सुना होगा ना, दूबे, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, ये सब ब्राह्मण में आते हैं। क्षत्रिय में कौन से आते हैं बच्चों, जैसे राजपूत हो गए, राठौर हो गए, ये सारे आते हैं। वैश्य में कौन आते हैं, वैश्य में आपका आता है जैसे बनिया हो गया, गोयल हो गया। और शूद्र में जो निम्न जाति के लोग होते थे, जैसे चमार हो गए, वंगी हो गए, इस तरीके के लोग आया करते हैं। तो इस तरीके से ब्राह्मणों ने क्या किया था, सामाजिक स्तरीकरण कर दिया था। और निम्न में यानी शूद्रों का मुख्य काम क्या था, तीनों वर्णों की सेवा करना। अब ब्राह्मण तो था ही मेन, और क्षत्रिय राजा थे। लेकिन वर्तमान में क्या हो चुका है, इस प्रकार के सामाजिक स्तरीकरण का जितना हो सके सरकार खत्म करने की कोशिश कर रही है। ये स्तरीकरण अब पूर्णतः बंद हो गया बच्चों। जाति संरचना में प्रत्येक जाति का स्तरीकरण ऊंच नीच के आधार पर बना हुआ था। पहले जो था बच्चों, जो जाति था वो ऊंच नीच के आधार पर बना हुआ था। जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है समाज में उसी जाति का स्तर प्राप्त होता है। कहने का मतलब क्या है बच्चों, जिस जाति में कोई व्यक्ति जन्म लेगा उसकी रिस्पेक्ट उतनी, यानी प्रतिष्ठा क्या होती उतनी ही ज्यादा होगी। कोई राजपूत खानदान में पैदा होता था तो उसकी रिस्पेक्ट ज्यादा होती थी, कोई निम्न जाति में पैदा होता था उसका क्या होता था बच्चों, रिस्पेक्ट कम होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था उस समय, जैसे आपको पता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। अब बात करते हैं जाति व्यवस्था में बदलते प्रतिमान, यानी क्या हुआ है बच्चों, खान पान संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ। पहले क्या होता था कि ब्राह्मणों के साथ नीची जाति का व्यक्ति बैठ के खाना नहीं खा सकता था, लेकिन आज क्या होता है, आज हम जाति पूछते हैं क्या, सभी दोस्तों के साथ, स्कूल में भी देखा होगा आप लोगों ने, दोस्तों के साथ मिल बैठकर हम लोग क्या कर लेते, खाना खा लेते हैं। यानी खान पान संबंधी प्रतिबंध पूरी तरीके से बदल चुके हैं। दूसरा क्या है, व्यवसायिक प्रतिबंध में भी क्या है, परिवर्तन आया है। पहले व्यवसाय क्या होता था, जैसे अगर बात की जाए चमड़े का काम केवल चमार कर सकता था, कपड़ा धोने का काम केवल धोबी ही कर सकता था, ठीक है, कोई पढ़ने काम नहीं कर सकता था। लेकिन आज क्या हो चुका है, आज निम्न जाति के व्यक्ति भी बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो व्यवसायों में जो लगे प्रतिबंध थे वो हटे हैं। शिक्षा संबंधी प्रतिबंधों में क्या है, परिवर्तन आया है। पहले ऊंची जाति के व्यक्ति को ही शिक्षा लेने, ऊंची जाति के व्यक्ति को या बच्चों को ही शिक्षा लेने की अनुमति दी जाती थी, है ना। जैसे आपने सुना होगा भीमराव अम्बेडकर किस प्रकार से उन्हें भेदभाव किया जाता था, उन्हें नीचे बैठने के लिए दिया जाता था। लेकिन अब इन सभी प्रतिबंधों को क्या हो चुका है, हटा दिया गया। दूसरा आता है बच्चों विवाह संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन, ठीक है। विवाह संबंधी प्रतिबंधों में भी काफी परिवर्तन आया बच्चों। पहले क्या था, उस समय निश्चित जाति का व्यक्ति ही उसी जाति की लड़की से विवाह कर सकता था, लेकिन आज ये मेंटलिटी चेंज हो चुकी है लोगों में। आज भी आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नीची जाति की लड़की से शादी कर लेते हैं। आज भी आपने देखो IAS IPS जो बनते हैं ना लोग, ठीक है, वो नहीं देखते, वो गरीब लोग देखते हैं, गरीब लड़की से शादी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सामाजिक परिवेश में काफी ज्यादा बदलाव आया है, जाति संबंधी प्रतिबंधों में काफी बदलाव आया है, ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों इस वीडियो का सेकंड पार्ट। जितना हो सके मैंने डीप समझाने की कोशिश करी है। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का सोशियोलॉजी का ये 3rd चैप्टर होने वाला है, जिसका नाम है सामाजिक संस्थाओं को समझना। अब आप बोलोगे सर सामाजिक संस्थाएं क्या होती हैं, तो चलो आगे बताऊंगा ना मैं आपको, सारी चीजें आप लोगों के मैं डाउट्स दूर करूंगा, ठीक है। तो चलो सामाजिक संस्थाओं के बारे में अगर हम बात करें तो आपको याद है सामाजिक संस्थाओं को सामाजिक मानकों, आस्थाओं, मूल्यों और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया जाता है।
इनकी भूमिका के जटिल ताने बाने के रूप में हम इन्हें देखते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया, हमारा परिवार हो गया, हमारा पड़ोस हो गया, है ना बच्चों। ये सारे के सारे हमारे सामाजिक संस्थाओं के रूप में होते हैं, जो मनुष्य की जरूरतों को, उनकी आवश्यकताओं को ये सामाजिक संगठन क्या करते हैं, पूरा करते हैं। भविष्य में आप लोगों की भी शादी होगी कि नहीं होगी, तो मैं बताऊंगा आगे कि आप लोगों की शादी किस तरीके से होगी। अरे मतलब तुम्हारी शादी नहीं बता रहा मैं, मतलब शादियां होती किस प्रकार से है, या आप कह सकते हो बर्बादी किस प्रकार से होती है। तो चलो आगे देखते हैं, बात करते हैं महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाएं। तो देखो बच्चों, सामाजिक संस्थाएं जो होती है ना, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है अनौपचारिक और एक होती है औपचारिक। अनौपचारिक जो आप बनाते हो, जैसे आपके परिवार के साथ आपके संबंध बने हुए हैं, वो भी एक सामाजिक संस्था है। शादी के बाद आपकी जो पत्नी आएगी, उनके भी तो पिताजी होंगे, माँ होगी, उनके साथ भी तो आप संबंध स्थापित करेंगे, तो वो भी आपके अनौपचारिक सामाजिक संस्थाओं में आ जाएंगे। इसके साथ साथ नाते, रिश्तेदार, ये सारे के सारे अनौपचारिक सामाजिक संस्थाएं होती है। औपचारिक सामाजिक संस्थाएं क्या होती है, जैसे कानून व्यवस्था हो गया, शिक्षा हो गया, ये सारी चीजें होती है। चलो आगे बात करते हैं, आखिर संस्था का मतलब क्या हो। देखो, संस्था उसे कहा जाता है जो स्थापित या कम समय या मतलब कम से कम कानून या प्रथा द्वारा या नियमों के अनुसार क्या होता है, बनाया जाता है। उसके नियमित तथा निरंतर संचालन के लिए इन नियमों को काम जाने बिना समझा नहीं जा सकता। अर्थात इन सामाजिक जो संस्थाएं हैं, इनका जब तक हम काम नहीं जान पाते तब तक इनके बारे में समझ नहीं सकते हैं। संस्थाएं व्यक्तियों पर प्रतिबंध भी लगाती हैं, साथ ही व्यक्तियों को अवसर भी प्रदान करती हैं। आपने देखा होगा गांव में क्या होता है, पंचायत होती है, तो पंचायत में क्या करती है, लोगों को अवसर भी देती है, और अगर कोई गलत काम करता है तो पंचायत उस पर क्या लगाती है, प्रतिबंध भी लगाती है। मूल परिवार क्या होता है, अब बात करते हैं मूल परिवार के बारे में। देखो बच्चों, मूल परिवार को औद्योगिक समाज की आवश्यकताएं पूरी करने वाली सर्वोत्तम साधन समझा जाता है ना। ऐसे परिवार में घर का एक सदस्य से बाहर कार्य करता है और दूसरा सदस्य क्या करता है, घर में बच्चों की देखभाल करता है, और यही परिवार क्या होता है, मूल परिवार होता है। जैसे आपके पिताजी है, तो पिताजी बाहर जाके काम करते हैं, मेहनत करते हैं, है ना, आप लोगों की शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, वही माता क्या करती है, आपके भोजन की व्यवस्था करती है, और आपकी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना, घरेलू स्तर पर। तो ये क्या होता है, मूल परिवार होता है। बात करते हैं समाजों में परिवार के विभिन्न स्वरूप कैसा होता है, यानी परिवार किस प्रकार से होता है। जैसे आवास के आधार पर या स्थान के आधार पर बोलूं तो आवास या स्थान के आधार पर क्या होता है, दो प्रकार के परिवार होते हैं। एक होता है पितृ स्थानिक होता है, और एक होता है मातृ स्थानिक। पितृ स्थानिक का मतलब क्या हो गया, यानी आपके पिता का घर हो गया। मातृ स्थानिक मतलब क्या हो गया, जो माता का घर है, ये आवास के आधार पर होता था। दूसरा होता है अधिकार और प्रभाव के आधार पर परिवार। एक होता है पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा समाज जहां हमेशा पिता या पुरुष का ही वर्चस्व रहता हो। और एक होता है मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक का मतलब होता है जहां माता का वर्चस्व होता है ना, हर मामले में। नेक्स्ट बात करते हैं वंश के आधार पे भी होता है, जैसे एक पितृवंशीय होता है, एक मातृवंशीय होता है। यानी जैसे पिता की मृत्यु के पश्चात जो पैतृक जायदाद होती है वो पुत्रों को मिलती है, जैसे पुत्र पौत्र पर पौत्र को मिलता है कि नहीं मिलता, तो उसे पितृवंशीय कहा जाता है। मातृवंशीय क्या होता है, जो माता से संबंधित हो। जैसे आपने देखा होगा शादी के बाद आपकी मम्मी ने आपकी, जो भी है, अगर लड़का कोई वीडियो देख रहा है तो तुम्हारी बहू जो होगी, बीवी होगी, उनके लिए आपकी मम्मी ने कंगन उंगन तो रख रखा होगा, तो वो आपको उन्हें मिलेगा। इसे मातृवंशीय कहते हैं। जन्म का परिवार और प्रजनन का परिवार भी डिपेंड करता है। एकल परिवार भी होता है और संयुक्त परिवार भी होता है। चलो आगे बात करते हैं महिला प्रधान जो घर होता है या परिवार होता है वो कैसा होता है। देखो, जब मैं बताऊं, जब पुरुष क्या होता है शहरों क्षेत्रों में चला जाता है, क्यों जाता है, काम हम करने के लिए, तो महिलाएं क्या करती हैं, हल चलाती हैं और खेती के कार्यों का काम करती है। सारा का सारा काम कौन करता है, महिलाएं करती हैं। कई बार वे अपने परिवार की एकमात्र भरण पोषण करने वाली महिला भी बन जाती हैं। जैसे कई बार पति नहीं होता है या पति की कम आयु में डेथ हो जाती है, तो उस समय महिलाओं की स्थिति बहुत मतलब परिवार में अगर देखा जाए तो महिलाएं काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। ऐसे परिवारों को महिला प्रधान घर कहा जाता है। उदाहरण के लिए उत्तरी
जो आंध्र प्रदेश है वहाँ कोलम जनजाति रहती है, आपको दिख रहा होगा कोलम जनजाति। तो इन लोग, ये जो जनजाति है, इनके पति बाहर काम करने के लिए चले जाते हैं, तो घरेलू स्तर पर इनकी भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये आंध्र प्रदेश की जनजाति है। बात करते हैं, परिवार लिंगवादी होता है क्या? परिवार लिंगवादी होता है, यानी स्त्री को ज्यादा महत्व दिया जाता है, पुरुष को महत्व ज्यादा दिया जाता है ना? ऐसा तो नहीं है। तो देखो, आज भी यही विश्वास है कि लड़का वृद्धावस्था में अभिभावकों की सहायता करेगा। आज भी ये माना जाता है कि यानी अगर वंश को आगे लड़का बढ़ाएगा, माता पिता की सेवा भविष्य में कौन करेगा? लड़का करेगा। लड़की विवाह करके क्या चली जाती है? दूसरे के घर चली जाएगी। और इस तरह से लड़कियों की अपेक्षा की जाती है, निंदा की जाती है। आज का हमारा समाज यही तो चाहता है ना कि लड़का हो। क्यों? ताकि भविष्य में या आगे जब बुढ़ापे में क्या करे? लड़का अपने माता पिता की देखभाल कर सके, क्योंकि लड़की तो क्या है? दूसरी अमानत है, वो दूसरे घर चली जाएगी। ये सब व्यवस्था है। दूसरा आता है कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिलता है। 2001 की जनगणना के अनुसार अगर बात की जाए तो प्रति 1000 लड़कों पर 927 लड़कियां हैं, यानी 1000 पुरुष हैं तो 927 महिलाएं हैं। और समृद्ध राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हालत तो बहुत ज्यादा बुरी है। हरियाणा में भी पता है आपको, मैं बताया तो हरियाणा में अभी भी वहां समाज पुरुष प्रधान है ना? वहां अभी भी क्या होता है? लड़कों की कामना की जाती है। इसीलिए हरियाणा के बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है? लड़के लड़कियों को दहेज देते हैं शादी करने के लिए। यानी भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य भी कौन सा है? हरियाणा है। तो देख सकते हो आप, है ना? परिवार प्रत्यक्ष नातेदारी संबंधों से जुड़े होते हैं, यानी अपने रिश्तेदारों से जुड़े होते हैं, है ना? और व्यक्तियों का समूह होता है। नातेदारी बंधन व्यक्तियों के बीच क्या करते हैं? सूत्र का काम करते हैं, जो विवाह के माध्यम से या वंश परंपरा के माध्यम से रक्त संबंधी को जोड़ते हैं। यानी आपके विवाह के पश्चात आपकी बीवी का परिवार भी तो आप ही का परिवार माना जाएगा ना। तो इस तरीके से परिवार जुड़ता है। बात करते हैं वैवाहिक नातेदार या विवाह मूलक। अभी मैंने जो बताया, रक्त के माध्यम से बने नातेदारों को समर रक्त नातेदार या रक्त मूलक नातेदार कहा जाता है। और विवाह के बाद, यानी आपकी शादी हो जाएगी, शादी के बाद आपकी बीवी का जो परिवार होगा, तो विवाह के बाद बने नातेदारों को वैवाहिक नातेदार या विवाह मूलक नातेदार कहा जाता है। तो ये दो नातेदार होते हैं, ठीक है? विवाह संस्थान कैसा हो? देखो बच्चों, विवाह को दो वयस्क यानी स्त्री और पुरुष व्यक्तियों के बीच लैंगिक संबंधों की सामाजिक स्वीकृति और अनुमोदन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी विवाह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें स्त्री और पुरुष ये दो लिंग के होते हैं, या आपस में विवाह करते हैं और समाज क्या करता है? इन्हें स्वीकृति देता है ना? कि हाँ भाई चल शादी कर लो। आपको चित्र में दिख रहा हो कितना खुश है बंदा, अब बर्बाद हो जाएगा ये। विवाह के रूप कौन से होते? तो विवाह कई प्रकार के होते हैं। एक होता है एक विवाह, दूसरा होता है बहुविवाह। दोनों में समझते देखो, एक विवाह क्या होता है? यह विवाह एक व्यक्ति को एक समय में एक ही साथी रखने की अनुमति देता है। यानी अगर आपने एक बार शादी की है और उसी के साथ जीवन भर रह रहे हो तो वो एक विवाह कहलाएगा, ठीक है ना? और दूसरा आता है बहुविवाह, यानी यह विवाह एक व्यक्ति को एक समय में एक से ज्यादा शादी करने की अनुमति देता है। एक समय में, कितना अच्छा फॉर्मूला है ना? काश मेरे पास होता। तुम भी सोच लो यार, तुम्हारे पास भी हो सकता है, ठीक है? अरे नहीं यार मत सोचो, बहुत बड़ा झमेला है इसके अंदर, ठीक है? तो देखो लड़का तो खुश लग रहा है लेकिन बर्बादी होगा, फिर देखना क्या हाल होगा इसका, है ना? तो ये विवाह क्या होता है? जिसमें एक लड़का क्या होता है? बहुत सारी लड़कियों से शादी करता है। एक लड़की बहुत सारी लड़कियों से लड़कों से शादी करती है, ठीक है? बहुपत्नी विवाह क्या होता है? यानी एक की अनेक पत्नियां, है ना? एक व्यक्ति की अनेक पत्नियां, है ना? उसे क्या कहते हैं? बहुपत्नी कहा जाता है। जैसे राजा महाराजाओं में होता था, बहुत सारी शादी करते थे वो लोग। एक होता है बहुपति विवाह, यानी एक स्त्री के कई पति होना, इसे बहुपति विवाह कहते हैं। जैसे द्रौपदी एक ही थी लेकिन उसके पति कितने थे? 5 थे, पांडव, ठीक है? एक होता है अंतः विवाह। इस विवाह में क्या होता है? व्यक्ति उसी संस्कृति समूह में विवाह करता है जिसका वो पहले से ही सदस्य है, अर्थात जो जाति है तो उसी जाति में वो शादी करेगा जिस जाति से वो बिलोंग करता है, तो उसे अंतः विवाह कहते हैं। एक होता है बहिर्विवाह। बहिर्विवाह का मतलब क्या है? इस विवाह व्यक्ति क्या होता है? अपने समूह से बाहर जाके विवाह करता है, यानी अपने गोत्र में नहीं करेगा, किसी दूसरे गोत्र में करेगा, किसी दूसरी जाति में करेगा, किसी दूसरे नस्ल में करेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? बहिर्विवाह कहते हैं। कार्य और आर्थिक जीवन के बारे में बात की जाए तो देखो बच्चों, कार्य को शारीरिक और मानसिक परिश्रमों के द्वारा किए जाने वाले ऐसे संवैधानिक या असंवैधानिक कार्यों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिनका उद्देश्य होता है मानव की आवश्यकताओं की पूरी करना और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना। हम काम क्यों करते हैं? ताकि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, है ना? और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर सके, इसीलिए तो लोग काम करते हैं। आधुनिक समाजों की अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? पहला देखो, अत्यधिक आधुनिक समाज क्या होता है? अत्यधिक जटिल होता जा रहा है।
जटिल श्रम में विभाजन होता जा रहा है। कार्य के स्थान पे परिवर्तन हो रहा है। कार्य में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा? पहले हाथों से काम किया जाता था, मशीनों से किया जा रहा है। औद्योगिक प्रौद्योगिकी में विकास हो रहा है, अर्थात बहुत सारे उद्योगों का निर्माण हो रहा है। पूंजीपति उद्योगपति क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े कारखाने लगा रहे हैं। विशिष्ट कार्यों के अनुसार आपको वेतन दिया जा रहा है। आपको कितना बेहतर काम आता है, कितना नहीं आता। कंप्यूटर चलाने आता है तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा वेतन मिलेगा, और बेलदारी का काम आता है तो बहुत कम वेतन मिलेगा। प्रबंधक द्वारा कार्यों का निरीक्षण किया जाता है, यानी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या करता है? कार्यों का निरीक्षण, जांच करता है कि सही व्यक्ति, सभी लोग सारे मतलब सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों देखो, ये था इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और थोड़ा यार आप वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 है, ये सोशियोलॉजी का, और ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोगों को डाल दिया है और समझा भी दिया था। ठीक है, तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। इसमें बात करेंगे कि आखिर राजनीति संस्थाओं का सरोकार समाज के दो महत्वपूर्ण पहलू से होता है। पहला होता है शक्ति। अब शक्ति का मतलब है, देखो, शक्ति व्यक्तियों या समूहों द्वारा दूसरे के विरोध करने के बावजूद अपनी इच्छा पूरी करने की क्या होती है? एक योग्यता है। यानी शक्ति के बल पर क्या कर सकते हैं? कहीं ना कहीं हम अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं, ये शक्ति प्रदान करता है। दूसरा आता है सत्ता। सत्ता का मतलब है, देखो, शक्ति का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं? सत्ता के माध्यम से किया जाता है, मतलब शक्ति का उपयोग करके हम सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। और सत्ता शक्ति का ही रूप है जिसे वैध होने के रूप में स्वीकार किया जाता है। यानी अगर आपको शक्ति चाहिए, पावर चाहिए, तो उसके लिए आपको सत्ता चाहिए। जैसे अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो प्रधानमंत्री है तो उनके पास शक्ति है, और वो वैधानिक शक्ति है ना। राष्ट्रपति है, उसके बाद वैधानिक शक्ति है, वो किसी भी व्यक्ति के मृत्युदंड को माफ कर सकता है। तो ये शक्ति है जो सत्ता से मिलती है। राज्य विहीन समाज कैसा होता है? देखो, राज्य विहीन समाज एक ऐसा समाज होता है जिसमें सरकार की औपचारिक संस्थाओं का अभाव होता है। कहने का मतलब, या तो सरकार होती ही नहीं है। राज्य विहीन ऐसा समाज होता है जिसमें सरकार बिल्कुल भी नहीं होती है ना। राज्य की संकल्पना, बच्चों, राज्य का मतलब होता है क्या? देखो, राज्य की संकल्पना, राज्य जहां विद्यमान होता है, जहां सरकार का एक राजनीतिक तंत्र होता है जो उस राज्य पर शासन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। यानी पूरा पूरा एक प्रशासनिक ढांचा होता है जहां से पूरी तरीके से क्या किया जाता है? शासन किया जाता है। इसके साथ साथ बात करते हैं प्रभु सत्ता। प्रभु सत्ता, प्रभु मतलब स्वयं का सत्ता, यानी स्वयं का शासन। देखो, नागरिकता के अधिकार, यानी नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए, जैसे कि एक नागरिक अधिकार होते हैं, दूसरा सामाजिक अधिकार होता है, तीसरा राजनीतिक अधिकार होता है। चलो इन तीनों के बारे में देखते हैं। नागरिक अधिकार क्या होता है? जैसे आप भाषण दे सकते हो, अपने विचारों को कह सकते हो, बोल सकते हो, है ना। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, यानी धर्म की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म का अपना सकते हो, पूजा कर सकते हो, अर्चना कर सकते हो, तो ये नागरिक अधिकार है। राजनीतिक अधिकार क्या होते हैं? जिसमें हम चुनाव लड़ सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, अपने उम्मीदवारों का सही गलत हम बोल सकते हैं, तो ये हमारे राजनीतिक अधिकार होते हैं। तीसरा आता है सामाजिक अधिकार, जिसमें हम स्वास्थ्य का हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, समाज के कल्याण की बात कर सकते हैं, है ना, बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर सकते हैं। कम से कम हमें सरकार इतना तो न्यूनतम तो मजदूरी प्रोवाइड करवा ही सकती है ना। ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? सामाजिक अधिकार होते हैं। अब बात करते हैं धर्म। आखिर धर्म का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, इस्माइल दुखीम के अनुसार एक व्यक्ति है ना, इनका नाम है इस्माइल दुखीम के अनुसार धर्म जो है वो पवित्र वस्तुओं से संबंधित अनेक विश्वासों व्यवहारों का एक ऐसा संगठित समूह होता है जो व्यक्तियों को एक नैतिक समुदाय की भावना में बांधता है, जो उसी प्रकार विश्वास और व्यवहारों से अभिव्यक्ति करते हैं। जैसे हम हिंदू लोग हैं, तो हिंदू के हमारी खुद भी कुछ आस्था है ना, हम लोगों की कुछ आस्था है, हमारा कुछ एक संगठन है, और हम लोग क्या कर अपनी आस्था से संबंधित हर चीज को क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। तो ये भी तो एक धर्म ही है ना, है कि नहीं है। दूसरा बात करते हैं शिक्षा। अब शिक्षा का मतलब देखो, शिक्षा संपूर्ण जीवन में चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सीखने की औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की संस्थाएं शामिल होती है। मतलब शिक्षा क्या होती है? जीवन पर्यंत चलती रहती है, जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर विभिन्न प्रकार के विद्यालय में जाते हैं लोग, है ना। आर्थिक मतलब जिसके पास ज्यादा पैसा हो,
बड़े स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, इसके पास कम पैसा है वो छोटे स्कूल में जाता है। तो हर किसी का क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, देखो विद्यालय क्या होता है, शिक्षा सम्राट या सामान्य के बीच क्या करता है, विद्यमान भेद को और अधिक गहरा करती है। यानी आपने देखा हो विद्यालय में क्या होता है, सम्राट मतलब अमीर वर्ग के लोग भी जाते हैं, सामान्य लोगों के लोग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भेद उत्पन्न जरूर करता है। विशेष अधिकार प्राप्त विद्यालयों में जाने वाले बच्चों में आत्मविश्वास आ जाता है ना, कि भाई हम तो बड़े स्कूल में जा रहे हैं, हमें तो भाई ये सुविधाएं मिल रही है। जबकि इससे वंचित जो बच्चे हैं इसके विपरीत भाव में अनुभव करते हैं, मतलब वो लोग, उनमें आत्मविश्वास कम हो जाता है कि हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है या अदर फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा में देखा जाता है। ऐसे अनेक बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं जा पाते हैं या विद्यालय जाना बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत सारे, कुछ काम के लिए होता है या अलग कारण से होता है। देखो शिक्षा के प्रकार, शिक्षा दो प्रकार की होती है, एक होती है औपचारिक शिक्षा, दूसरी होती है अनौपचारिक शिक्षा। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो औपचारिक शिक्षा में आपका स्कूल आ जाता है, कॉलेज आ सकता है, शिक्षा संस्थान यानी इंस्टीट्यूट आ सकते हैं। अनौपचारिक शिक्षा में आपका क्या आता है, घर आता है, पड़ोस आते हैं, पार्क आते हैं और जो आसपास का आपका समाज होता है। ये अनौपचारिक समाज का क्या यानी अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र होता है। अब बात करते हैं बच्चों श्रम विभाजन। श्रम विभाजन का मतलब मैं आप लोगों को एक चीज समझा देता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूं, एक मार्कर होता है, एक मार्कर को बनाने के लिए, ठीक है, प्लास्टिक कोई और लेकर आएगा, मार्कर में इंक कोई और भरेगा, है ना, उसको सेल कोई और करेगा। तो यहाँ काम अलग अलग हो रहा है ना, तो इसी को हम कहते हैं श्रम विभाजन। श्रम विभाजन, देखो सभी समाजों में श्रम विभाजन एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इसमें कार्य और कार्यों की विशेषज्ञता शामिल होती है। विभिन्न व्यवसायों को उत्पादन प्रणाली के भीतरी संयुक्त किया जाता है। औद्योगिकरण के विकास के साथ साथ श्रम विभाजन का किसी भी प्रकार के उत्पादन प्रणाली की तुलना में और अधिक क्या होता जा रहा है, जटिल होता जा रहा है। आधुनिक दुनिया में श्रम विभाजन का रूप क्या हुआ है, अंतरराष्ट्रीय हो गया है ना। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कोई भी चीज बनाते हैं तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम उसे बेचते हैं। लिंग को समाज के बुनियादी सिद्धांत के रूप में देखा जाता है। यानी स्त्रियां हैं, स्त्रियों का मतलब चीजें और होती हैं, पुरुषों का चीजें कुछ यूज वाली और होती हैं, तो इस तरीके से होता है। तो ये था बच्चों इस वीडियो का लास्ट पार्ट। मैंने सारे टॉपिक्स तो इसमें कवर कर दिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं न्यू वीडियो से, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है टॉयरल। तो टॉयरल ने संस्कृति की कुछ इस प्रकार से परिभाषा दी है। उनके अनुसार संस्कृति का मतलब होता है, यानी संस्कृति एक जटिल और पूर्णता प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथा, है ना, इन सभी चीजों को क्या, या जो आदतें होती है, इन सभी आदतों को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है, जिन्हें मनुष्य क्या है, समाज का सदस्य के रूप में ही स्वीकार कर सकता है। समाज के बिना इसे स्वीकार नहीं कर सकता या अपना नहीं सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे संस्कृति का मतलब। देखो अगर हम बात करें, संस्कृति एक सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखी जाती है और इसका क्या होता है, विकास होता है। जब हम समाज का हिस्सा बन जाते हैं तभी क्या होता है, संस्कृति का क्या होता है, विकास होता है। जैसे हम दिवाली क्यों मनाते हैं, क्यों, क्योंकि सामाजिक रूप से समाज ने इसे स्वीकार किया है ना, और इसे बढ़ावा दिया है, तो इसीलिए हमारे द्वारा भी इसको सीखा गया है ना। और बहुत सारी चीजें होती है, जैसे सोचने, अनुभव, अनुभव का मतलब एक्सपीरियंस होता है, अनुभव करने, विश्वास करने का एक तरीका होता है संस्कृति, है ना। हम क्या करते हैं, संस्कृति को तो फील तो करते हैं ना, अनुभव करते ही नहीं करते। दिवाली हो गई, होली हो गई, दशहरा हो गया, इसे हम क्या करते हैं, फील करते हैं। लोगों के जीने का एक पूरी तरीके, पूर्णतः तरीका होता है संस्कृति। संस्कृति के बिना हम जी नहीं सकते हैं। इसके साथ साथ व्यवहार का सारांश है संस्कृति। आपकी बातचीत करने का तरीका आपकी संस्कृति को दर्शाता है ना। सीखा हुआ आपने व्यवहार क्या, आपने अपनी संस्कृति से क्या सीखा है और उसको किस प्रकार आपने व्यवहार में लाया है। सीखी हुई चीजों को एक भंडार है क्या, संस्कृति। तो ये सारी संस्कृति की क्या होती है, विशेषताएं होती है। इसके साथ साथ सामाजिक धरोहर है संस्कृति, जो कि व्यक्ति अपने समूह से प्राप्त करता है। संस्कृति क्या है, संस्कृति हम समूह के द्वारा, समाज के द्वारा ही क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। बार बार घट रही समस्याओं के लिए मानवकृत दिशाओं का एक समुच्चय है संस्कृति। व्यवहार के मानवीय नियमितीकरण
हेतु एक साधन है संस्कृति। तो बच्चों ये होती है संस्कृति की क्या होती है विशेषताएं होती है। अब बात करते हैं संस्कृति के दो मुख्य आयाम होते हैं। एक होता है अभौतिक और दूसरा होता है भौतिक। दोनों में डिफरेंस समझते हैं। देखिए पहला भौतिक आयाम बात करते हैं। भौतिक आयाम का मतलब होता है जिसमें उत्पादन बढ़ाने और जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए क्या किया जाता है, महत्वपूर्ण तरीकों का प्रयोग किया जाता है, वो भौतिक संस्कृति का आयाम है। भौतिक मतलब ये फिजिकल है ना, जिसे हम फिजिकल तरीके से छू सकते हैं, काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने बात किया औजार हो गया, तकनीक हो गया, यंत्र हो गया, भवन हो गया, यातायात हो गया, जो यातायात साधन जो हो गए आने जाने के लिए, इनका डेवलपमेंट करना, इनका विकास करना, ये भौतिक संस्कृति होती है। क्या देखो प्राचीन काल से वर्तमान काल तक क्या अगर देखा जाए परिवहन व्यवस्था एक जैसी है? क्या प्राचीन काल से वर्तमान तक क्या खेती करने के तरीके एक जैसे नहीं? इनका भी क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ है। हाँ, प्राचीन समय में हम क्या हल कुदाल का औजारों का प्रयोग करते थे, क्या वर्तमान में हम इनका यूज करते हैं? नहीं। तो ये सारी चीजें क्या होती है, आपका भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आती है। दूसरा आता है अभौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति का मतलब बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर हम लोग संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है, अनुभव, है ना, फीलिंग्स, इमोशन, है ना, और मानवीय पक्ष क्या होते हैं, ये सारे हमारे अभौतिक होते हैं। जैसे कुछ धार्मिक प्रथाएं हो गई, जैसे आपने सती प्रथा सुनी होगी, है ना, तो सती प्रथा में आपको सभी को पता होगा सती प्रथा के अंदर क्या होता था, स्त्री के अगर पति मर जाता था तो उसको क्या किया जाता था कि उसके पति के साथ ही उसे जला दिया जाता था। ये एक अभौतिक प्रथा थी, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अब बात करते हैं भौतिक और अभौतिक संस्कृति में आखिर अंतर क्या होता है। देखो बच्चों अगर हम बात करें भौतिक संस्कृति के बारे में, देखो भौतिक संस्कृति मूर्त होती है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, छू सकते हैं बस, है ना। जैसे छू सकते हैं, देख नहीं सकते, मतलब देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। जैसे किताब हो गई, पेन हो गया, कुर्सी हो गया, ये भौतिक संस्कृति का पार्ट है। और अभौतिक संस्कृति में क्या होता है, जो अमूर्त होता है, जिसे हम देख बस छू भी नहीं सकते, बस हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे आपके विचार हो गए, आपके फीलिंग्स हो गए, अनुभव हो गए, आदर्श हो गए, ये सारी चीजें हैं। भौतिक संस्कृति क्या होती है, भौतिक संस्कृति को हम गुणात्मक हमेशा मानते हैं, हमेशा अच्छा होता है ना। और अभौतिक संस्कृति को हम गुणात्मक रूप से आसानी से नहीं माप सकते हैं। इसके साथ-साथ भौतिक संस्कृति में हमेशा बदलाव आता रहता है, क्योंकि संसार में परिवर्तन तेज़ी से आता है, तो बदलाव आता रहता है। क्या पुराने टाइम पे जो हम पेन यूज़ करते थे, क्या वर्तमान में वही पेन यूज़ करते हैं? नहीं, ऑफ कोर्स कॉमन सी बात है, हम उससे बेहतर पेन यूज़ करते हैं, ठीक है? इसके साथ अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन धीरे-धीरे आता है, क्योंकि लोगों के विचार धीरे-धीरे बदलते हैं, अचानक थोड़ी ना बदलते हैं लोगों के विचार। इसके साथ-साथ भौतिक संस्कृति में किसी नई चीज़ का आविष्कार होता है, तो इसका लाभ क्या होता है, कोई भी व्यक्ति या समाज उठा सकता है ना? जैसे कि रेलगाड़ी का विकास हुआ तो सभी समाज के सभी लोगों ने इसका लाभ उठाया ना? और अभौतिक संस्कृति के तत्वों का लाभ सिर्फ़ उसी समाज को के सदस्यों को मिलता है, जो उसका है। इसके साथ-साथ भौतिक संस्कृति के तत्व आकर्षक होते हैं, इसलिए हम इसे आसानी से स्वीकार कर सकते हैं, है ना? जैसे हमें क्या लगा, हमें हवाई जहाज़ आकर्षक लगा, हमें एरोप्लेन जो था, है ना, आकर्षक लगा, हमें रेलगाड़ी आकर्षक लगी, ये सारी चीज़ें होती है ना? और इसके अभौतिक संस्कृति के तत्व आकर्षक नहीं होते हैं, इसलिए इसमें आने वाले जो परिवर्तन को आसानी से लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो ये होता है डिफरेंस भौतिक और अभौतिक संस्कृति के अंदर। अब बात करते हैं कानून एवं प्रतिमान के अंतर क्या होते हैं। देखो बच्चों, मानदंड अस्पष्ट नियम है। मानदंड का मतलब क्या है, नियम कानून जो होते हैं ना, कानून क्या होते हैं, जो अस्पष्ट क्या होते हैं, नियम होते हैं। जबकि सॉरी मतलब मानदंड जो होते हैं वो अस्पष्ट होते हैं। अस्पष्ट का मतलब पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया होता है, जबकि कानून क्या होता है, स्पष्ट रूप से होते हैं। दूसरा, कानून सरकार द्वारा नियम के रूप में परिभाषित किए जाते हैं और ये इन्हें औपचारिक स्वीकृति मिली होती है, संविधान द्वारा या देश के द्वारा इन्हें औपचारिक स्वीकृति मिली होती है ना? पूरे समाज पर लागू होते हैं ये कानून, ठीक है? तथा कानूनों का उल्लंघन करने पर क्या होता है, जुर्माना और सज़ा भी होती है, अगर आप कानूनों का उल्लंघन करोगे। लेकिन और इसके साथ-साथ कानून जो होते हैं, वो सार्वभौमिक रूप से क्या होते हैं, स्वीकृत किए जाते हैं। सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जिसे समाज में सभी लोग स्वीकार करते हैं, कोई मना नहीं कर सकता। जबकि मानक क्या होते हैं, सामाजिक परिस्थिति के अनुसार होते हैं, यानी समाज के अनुसार इन्हें बनाया जाता है, जो मानक होते हैं, है ना? और इन्हें अगर बात की है सार्वभौमिक रूप से नहीं होते हैं, लोग मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो आप कुछ कर नहीं सकते आप,
ठीक है, मानक इस तरीके से होते हैं। बात करते हैं अब पहचान की। भैया पहचान की देखो, पहचान एक विरासत में नहीं मिलती है। क्या पहचान एक विरासत में मिलती है? क्या विराट कोहली को पहचान एक विरासत में मिली है? नहीं। उसने क्या किया? मेहनत किया है। क्या अमिताभ बच्चन को पहचान एक विरासत में मिली है? नहीं। उन्होंने क्या किया? मेहनत किया है। तो पहचान विरासत नहीं होती है, बल्कि ये व्यक्ति तथा समाज को इनके दूसरे व्यक्तियों के साथ जो संबंध उन्होंने प्राप्त किए हैं, वो है पहचान। है ना? अमिताभ बच्चन, विराट कोहली इन्होंने समाज के साथ अंतरक्रिया किया, है ना? समाज में अपने आप को परफॉर्मेंस इन्होंने बहुत बेहतर दिखाया, तो इनको एक बहुत बड़ी पहचान मिली। ठीक है? इसके साथ-साथ आधुनिक समाज में प्रत्येक व्यक्ति बहुत सी भूमिकाएँ अदा करता है। किसी भी संस्कृति की अनेक उप-संस्कृतियाँ हो सकती हैं, है ना? जैसे सम्राट का मतलब अमीर लोग हो गए या कामगार वर्ग हो गए, कि युवा हो गए। उप-संस्कृतियों की पहचान शैली, रुचि और संघ से होती है। ठीक है? इसके साथ अब बात करते हैं निर्जातीयता क्या होती है? देखो निर्जातीयता का मतलब क्या होता है? निर्जातीय से आशय अपनी संस्कृति मूल्यों को अगर अन्य संस्कृतियों के लोगों के व्यवहार और आस्थाओं का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग करने से है। जैसे हमारी संस्कृति, जैसे हिंदू लोगों की संस्कृति और मुस्लिम लोगों की संस्कृति, है ना? तो इन संस्कृतियों के बीच जो देखा जाता है मतलब मूल्यांकन किया जाता है, उसे निर्जातीयता कहा जाता है। जब संस्कृतियाँ एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, तभी निर्जातीयता की उत्पत्ति होती है कहीं न कहीं। ठीक है ना? जब एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के अंदर आती है। सामाजिक परिवर्तन क्या होता है बच्चों? अब बात करते हैं देखो, सामाजिक परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आंतरिक, एक होता है बाहरी। आंतरिक में क्या होता है? कृषि या खेती करने की अगर नई-नई तकनीक आ रही है कि नहीं आ रही, है ना? पुराने टाइम पे खेती किस तरीके से किया जाता है? हल के द्वारा, कुदाल के द्वारा, इस तरीके से किया जाता था। लेकिन वर्तमान में खेती किस तरीके से किया जा रहा है? ट्रैक्टर के द्वारा किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं कृषि या खेती करने की जो नई पद्धतियाँ हैं, ये आंतरिक सामाजिक परिवर्तन होता है। बाहरी सामाजिक परिवर्तन क्या होता है? जिसमें हस्तक्षेप, जीत या उपनिवेशीकरण के रूप में हो सकता है। यानी बाहरीकरण का मतलब क्या होता है? जैसे ही कोई हमारा बाहरी देश है, हमें अपना गुलाम बना लिया। गुलाम करने के पश्चात वो क्या कर रहा है? हम पर हस्तक्षेप कर रहा है, हमको जीत लिया है और हमसे गुलामी जैसी ज़िंदगी बितवा रहा है। तो ये बाहरी सामाजिक परिवर्तन है। क्रांतिकारी परिवर्तन क्या होते हैं? देखो क्रांतिकारी परिवर्तनों की शुरुआत राजनीतिक हस्तक्षेप, तकनीकी खोज से होती है ना? ये हम क्रांतिकारी परिवर्तन कहते हैं। जैसे जेम्स वॉट ने क्या किया था सबसे पहले भाप के इंजन का निर्माण किया, तो एक क्या है क्रांतिकारी परिवर्तन था, है कि नहीं है? राइट ब्रदर्स ने सबसे पहले क्या किया था? हवाई जहाज का निर्माण किया था, तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। तो ये चीज़ें हैं, है ना? उदाहरण के लिए और भी बता देता हूँ, जैसे फ्रांसीसी क्रांति ने राजतंत्र को समाप्त किया था और प्रजातंत्र को लेकर आया था। इलेक्ट्रॉनिक की शुरुआत हुई थी, मुद्रण संस्कृति की शुरुआत हुई। मुद्रण का मतलब होता है छापना, है ना? तो इस तरीके से चीज़ें। तो ये था बच्चों इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसआर स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और जाकर आप चैनल में भी विजिट करके आप लोग देख सकते हो। तो चलो करते हैं वीडियो को शुरू। इससे पहले मैंने आप लोगों को संस्कृति के बारे में, संस्कृति के आयाम के बारे में, है ना, बाहरी सामाजिक परिवर्तन, आंतरिक सामाजिक परिवर्तन, इस प्रकार के टॉपिक्स के बारे में मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है। इसमें हम बात करेंगे आखिर प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है। प्राथमिक समाजीकरण में देखोगे, देखो बच्चे का प्राथमिक समाजीकरण उसके शिशु काल तथा बचपन से शुरू होता है। ये बच्चे का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक स्तर होता है। बच्चा अपने बचपन में ही क्या करता है? इस स्तर को मूलभूत व्यवहार सीख लेता है। कहने का मतलब क्या आता है बच्चों? जब बच्चा पैदा होता है, तो पैदा होने के पश्चात जो उसका आस-पास का समाज होता है, वो उसका प्राथमिक समाजीकरण कहलाता है। जैसे उसके माँ-बाप हो गए उस टाइम पे, ठीक है ना? दोस्त हो गए, तो वो सारे प्राथमिक समाजीकरण के हिस्से होते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण अ, समय होता है जिस समय व्यक्ति बच्चे का निर्णायक रूप से काफ़ी प्रोग्रेस होता है, विकास होता है ना? इसके साथ-साथ द्वितीयक समाजीकरण का मतलब क्या होता है? द्वितीयक समाजीकरण क्या होता है? बचपन से लेकर, है ना? वो अंतिम अवस्था से शुरू होकर जीवन के परिपक्वता तक चलती रहती है। यानी जब बच्चा क्या कर रहा है, जैसे कि बचपन स्टार्ट हुआ उसका,
है ना। और जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाता, परिपक्व का मतलब क्या होता है, जब वो मैच्योर नहीं होता, मैच्योरिटी नहीं आ जाती, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। कहने का मतलब है जन्म से लेकर कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया जो समाजीकरण की द्वितीयक अवस्था होती है ना। इसके साथ समाजीकरण की प्रमुख विशेषता क्या होती है, जैसे इसमें परिवार होता है ना। परिवार काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है ना। दूसरा समकक्ष या समूह मित्र या क्रीड़ा विद्यालय हो गया। इसके साथ साथ जन माध्यम मतलब अखबार अखबार हो गया, और अन्य सामाजिक अभिकरण हो गए। ये सारे सामाजिकरण के प्रमुख अभिकरण हैं। अब इन्हीं अभिकरणों के बारे में आगे हम डीप करते हैं। जैसे पहले बात मैंने किया परिवार के बारे में। देखो बच्चों, समाजीकरण करने वाली संस्था या अभिकरण के रूप में परिवार का बहुत ज्यादा महत्व होता है। बच्चा पहले क्या करता है, परिवार में जन्म लेता है, और इस रूप में वो परिवार की सदस्यता क्या करता है, ग्रहण करता है। और सबसे पहले वो परिवार से ही भाषा या अन्य प्रकार के व्यवहार को सीखता है। ठीक है। दूसरा जो होता है बच्चों, समकक्ष समूह मित्र या क्रीड़ा समूह। इसका मतलब क्या है, बच्चों के मित्र या उनके साथ खेलने वाले समूह भी क्या करते हैं, एक महत्वपूर्ण प्राथमिक समूह है। इस कारण बच्चों के सामाजिकरण की प्रक्रिया में इनका बहुत ज्यादा योगदान होता है। आपने देखा होगा बचपन में ही हम लोग क्या करते हैं, माँ बाप जो होते हैं हमारे साथ अच्छे लोगों के साथ अच्छी अच्छी बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सामाजिकरण की प्राथमिक अवस्था है। अगर इसके अंदर अगर बच्चे की संगत गलत हो गई तो बच्चा यहाँ से बिगड़ना शुरू हो जाता है ना। तो कहीं ना कहीं समकक्ष समूह मित्र ये भी बच्चे के सामाजिकरण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा आता है अगर बात की विद्यालय। देखो विद्यालय एक औपचारिक संगठन है ना। औपचारिक पाठ्यक्रम के साथ साथ बच्चों को सीखने के लिए कुछ अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम भी होता है। जैसे कि स्कूलों में तो किताबों के माध्यम से तो बच्चों को सिखाया जाता है, इसके साथ साथ अन्य ऐसे पाठ्यक्रम भी होते हैं जिसको बच्चों को सीखने में मदद करता है। जन माध्यम, देखो जन माध्यम हमारे दैनिक का एक अनिवार्य हिस्सा है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, मुद्रण माध्यम, मुद्रण का मतलब हो जो छपी हुई किताबें होती है ना, लगातार बना हुआ है। जन माध्यमों के द्वारा सूचना हम इकट्ठा कर सकते हैं और लोकतांत्रिक ढंग से हम पहुंचाई जा सकती है ना। हम इंफॉर्मेशन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जन माध्यम के द्वारा, है ना। और उसी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एक बेहतर व्यक्ति बन सकते हैं। अन्य सामाजिक अभिकरण में अगर बात करें, सभी संस्कृतियों में कार्यस्थल एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थान होता है जहाँ सामाजिकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे आप कहाँ, कौन सा धर्म है आपका, कौन सी जाति है, कौन सा वर्ग है, ये एक ऐसी सामाजिक अभिकरण है जो हमेशा चलती रहती है ना। एक होता है बृहद परंपरा। बृहद परंपरा अगर देखो बच्चों, एक एक विचारधारक थे जिनका नाम था रॉबर्ट रेडफील्ड। इन्होंने वृहद और लघु परंपरा दी थी। तो रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार वृहद परंपरा से तात्पर्य ऐसे उच्च बौद्धिक प्रयासों से है जिनका जन्म बाहर से हुआ है। इनका सृजन चेतन रूप से विद्यालय या देवालय में होता रहता है। मतलब ऐसी विचारधारा, ऐसी पूजा पद्धतियां जिनका विकास विदेशों से हुआ है, बाहर से हुआ है, लेकिन वर्तमान में विद्यालय या मंदिरों में इसका प्रचलन होता जा रहा है, तो वो बृहद परंपरा होती है। अब एक आता है लघु परंपरा। लघु परंपरा से तात्पर्य ऐसे मानसिक प्रभाव से है जिनका उद्गम क्या होता है, स्थानीय स्तर पर होता है, जहां लोग रहते हैं, में अपने आप होता रहता है। इसको हमें कहीं से लाना नहीं पड़ता। इनको ही समाज के लोक परंपरा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर इसे क्या होते हैं, जो बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, इस प्रकार के परंपराओं को अपनाते हैं। एक होता है सांस्कृतिक विकासवाद, यानी ये संस्कृति का एक सिद्धांत है जो ये बताता है कि प्राकृतिक प्रजातियों की तरह सांस्कृतिक विविधता भी होती है। जैसे हम देखते हैं जीव जंतु में क्या होता है, जैव विविधता होती है कि नहीं होती है ना। इसी तरीके से सामाजिक विविधता प्रकृति के चयन के माध्यम से भी विकसित होती है ना। इस प्रकार से सांस्कृतिक विविधता भी होती है। हमारे भारत में देख लो, अलग अलग प्रकार की आपको लगातार संस्कृतियां दिखेंगी, है ना। तो ये चीजें होती है, इसे कहते हैं। एक होती है बच्चों सामंती व्यवस्था। आपने हिस्ट्री में ही मैंने पढ़ाया था। देखो सामंती व्यवस्था क्या होती है, ये इसकी जो शुरुआत हुई थी वो यूरोप से हुई थी। ये एक व्यवसायों के अनुसार एक पद होता था। ठीक है। तीन वर्ग मैंने बताया था, यूरोप में आपको तीन वर्ग होते थे। पहला कुलीन वर्ग, दूसरा पादरी वर्ग, तीसरा जो था वो कृषक वर्ग था। अंतिम मुख्य रूप से पेशेवर और ये माध्यम श्रेणी के लोग होते थे, और प्रत्येक वर्ग ने अपने स्वयं के प्रतिनिधियों को चुना करते थे। मतलब हर वर्ग क्या करता था, अपने प्रतिनिधियों को चुना करता था। इसी को ही हम प्राथमिक वर्ग या कुलीन वर्ग कहते थे। काफी ताकतवर और धनी वर्ग हुआ करता था।
तो बच्चों ये था इसका सेकंड पार्ट और कंप्लीट पार्ट। सारे टॉपिक्स कवर कर दिया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।